मैं अब कुमारी लड़की हूँ, लेकिन 5 बार प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। यह राज जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक दिन मेरी शादी हो गई। जब मैं 6वीं बार प्रेग्नेंट हुई तो मेरे कुछ ऐसा हुआ जो मेरा राज खुलकर मेरे पति के सामने आ गया। फिर मेरे पति ने मेरे साथ जो किया उसने तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि मेरा पति तो मेरा नाम नेहा, मैं एक बहुत ही अच्छे घर से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे घर में मैं और मेरी मम्मी पापा रहते। हम अपने परिवार में बहुत खुश थे। एक दिन कुछ अचानक ऐसा हुआ जो सब कुछ बर्बाद हो रह गया। मैं और मेरे मम्मी पापा हम तीनों लोग शॉपिंग मॉल में घर वापस आ रहे थे, तभी अचानक रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही मेरी मम्मी पापा का देहांत हो गया और मेरे भी बहुत हालात गंभीर हो गए और अस्पताल में एडमिट थी। जब मुझे होश आया तो मैं सिखाती सिखा सिखाती हुई अपनी मम्मी पापा को पूछने लगी कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। और मैं अपने पापा और मम्मी के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती थी, इसलिए क्योंकि वो दोनों लोग मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरा बहुत अच्छे से देखभाल करते थे, हर वक्त मेरी छोटी से छोटी ख्वाहिशों को पूरा करते रहते थे। लेकिन मुझे क्या पता था कि एक छोटी सी हादसा मेरा सब कुछ बर्बाद कर देगी। मैं जब 12 साल की थी तब मैं स्कूल जाती तो मेरी मम्मी समझाती हुई कहने लगी कि देखो बेटे, स्कूल में किसी की शरारत मत करना और हाँ, लड़कों में तो एकदम से ही दूर रहना, टिफिन टाइम में खा लेना और अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ाई, स्कूल सीधे घर जाना और सीधे ही घर वापस चली आना। मेरी मम्मी हर एक छोटी सी छोटी बातों को समझाती थी, क्या सही है क्या गलत है मुझे, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक पल में ही मेरा सब कुछ बिखर कर खत्म हो जाएगा। आज मेरे पापा जॉब से घर वापस आए तो आज उन्हें कंपनी में से कुछ पैसे एडवांस मिले थे, जो मेरे घर पापा आते ही हम लोगों से कहने लगे कि ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम शॉपिंग करने चलते हैं, जिसको हम जो सामान चाहिए वो अपना अपना ले ले। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मैं अपने लिए कुछ खास सा ड्रेस वगैरह खरीद लूं। मैं तो जल्दी से फटाफट तैयार होने के लिए चली गई थी, तैयार हो गई। अब हम दोनों लोग पापा के साथ घर से निकले और सीधे शॉपिंग मॉल पहुंच गए। बहुत अच्छे शॉपिंग कर लिए। जब हम लोग वापस शॉपिंग करके वापस लौटने चले तो अचानक से रास्ते में हम तीनों का एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद से मुझे कुछ भी याद नहीं है। आज मुझे होश आया तो मैं अपनी मम्मी पापा के बारे में पूछने लगी कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी तो अचानक ही डॉक्टर मेरे पास आया, कहने लगे कि तुम आराम करो और तुम्हारे रिश्तेदार में कौन कौन है तो नंबर दे दो, मैं उन्हें बुला लेता हूँ। उन्हें मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं चीखती हुई डॉक्टर साहब से पूछने लगी, क्या बताइए मेरी मम्मी पापा कहाँ है। तो डॉक्टर ने सिर झुकाकर कहने लगे, तुम्हारे मम्मी पापा को तुरंत ही मृत्यु हो गई थी, बस तुम जख्मी थी, कुछ लोग तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। यह बात सुनकर मैं चीखने और चिल्लाने लगी, फौरन बिस्तर पर गिर गई और फिर मुझे कितने दिनों तक होश नहीं आया। यह सब तो मुझे मालूम नहीं है। जब होश आया तो एक औरत मेरे पास आई और मुझसे अपने घर लेकर गई। अब वह औरत कौन थी मुझे खुद नहीं पता था। मेरी तबीयत बहुत गंभीर थी और मुझे कुछ नहीं पता था कि वह औरत कौन थी और उससे किससे घर रहने के लिए आई हूँ। बस मैं ये खोई खोई सी रहती थी और बेड पर ही बैठी रहती थी। एक दिन वह औरत मेरे पास आई, कहने लगी कि बेटी यार लो, खाना खा लो। और जब औरत मेरे पास आती तो चीखने और चिल्लाने लगती कि तुम कौन हो, मेरे पास से दूर हो जाओ, मुझे कुछ भी नहीं खाना, और बेड का सारा बिस्तर इधर से उधर फेंकते हुए सब बिगाड़ देती। एक दिन जिसका बेटा मेरे पास आया, मुझसे जोर से चाटा मारा, कहने लगा कि तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है, मेरी माँ तुम्हें अस्पताल लेकर आई और खाना तुम्हें देने के लिए आई और तुम इस पर चीखने चिल्लाने लगी। जब मेरी माँ ने मुझे डांटते हुए देखा तो माँ मेरे पास आई और मुझे एक थप्पड़ मारते हुए कहने लगी कि आज के बाद उस तरीके से दांतते हुए मैंने तुम्हें देखा है तो मैं खैर नहीं। मेरी माँ रोती हुई खाना का प्लेट उठाई और कमरे के बाहर चली गई। वह लड़की एक तरफ मायूस होकर बैठ गई। अब मैं नेहा के पास गया और उससे समझाने लगा कि देखो तुम अच्छे से रहा करो, लेकिन वह फिर भी चिल्लाते हुए कहने लगी कि मुझे अपनी मम्मी पापा के पास जाना, मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। अब मैं उसके कैसे बताऊं कि उसके मम्मी पापा का देहांत हो गया और तबीयत खराब होने की वजह से कुछ भी याद नहीं है। मैं उसे उसी कमरे में छोड़कर अपने कमरे में चला गया। मेरी माँ मेरे पास आई, मुझसे कहने लगी, देखो बेटा उसकी तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर ने कहा कि अगर उसे हमें ये सही रखना है तो उसी के मुताबिक हमें रहना होगा, जो कहेगी हमें वही करना होगा, इसलिए हम उसको डांट नहीं सकते, बस केवल उसे प्यार से समझा सकते हैं और उसे हर एक चीज सिखा सकते हैं, क्योंकि उसकी दिमागी हालत भी कुछ ठीक नहीं है। मेरी माँ कहते कहते उसकी आंखों में आंसू निकलने लगे और बोली, माँ आप फिक्र ना करें, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अभी हम दोनों यही बातें कर रहे थे कि किचन में बर्तनों की आवाज आई। फिर फौरन से माँ मेरी अम्मी किचन की तरफ चली गई। किचन की तरफ जाकर हम दोनों ने देखा, जो उसे देखने हमें थोड़ा सा खुशी मिली, क्योंकि वो जो खाना भूख कर छोड़ गई थी वही खाना खा रही थी। हम लोग वहीं पर उसे
छोड़कर अपने अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद वह लड़की मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरे मम्मी पापा कब आएंगे? ऐसे ही हालत देखकर तो ऐसा लगता था कि जैसे उसके दिमाग हालत बहुत खराब है, थोड़ा थोड़ा पागल का असर भी हो गया है। फिर उसने हमें उसे समझाते हुए कह दिया कि तुम्हारे माँ कुछ दिनों के लिए कहीं दूर चले गए, इसलिए तुम हम लोगों के पास रहोगे। अब उसे कभी अभी नहीं पता था कि मेरी माँ उसकी मौसी है और मैं उसका भाई हूँ। फिर नेहा कहने लगी, यह औरत कहाँ है? मैंने उनसे समझाते हुए कहा कि वह औरत तुम्हारी मासी है, तुम उसे मासी कहा करो। मेरी बात सुन के कहने लगी कि मासी कहाँ है? मैंने उसे बगल के कमरे का रास्ता बता दिया कि ठीक है। नेहा मम्मी के कमरे में चली गई। अब धीरे धीरे नेहा को भी हम लोगों को समझाए बताए बातों का थोड़ा थोड़ा आने लगा था। नहीं तो कुछ भी कहने से पहले ही पूरे घर को अपने सर पे ले लेती थी। अब धीरे धीरे हम लोगों के घरों में सुधार भी आ गया था। मेरी मम्मी एक दिन मुझसे कहने लगी कि ले जाओ नेहा को कहीं बाहर घुमा लो, थोड़ा बहुत घूमेगी तो उसका तबीयत ठीक होगा। मैं भी कह दिया ठीक है मम्मी, से इसे लेकर जाता हूँ और कहीं घूम कर लेकर आता हूँ। मैं नेहा को लेकर पार्क में चला गया। नेहा बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसकी दिमागी हालत खराब होने की वजह से वो अपना ठीक से देखभाल नहीं कर सकती थी। कैसे कैसे रहना है, कैसे खड़ा होना है, कैसा कपड़ा पहनना है, वह सब कुछ मुझे और मेरी मम्मी को ही देखना था। फिर अचानक से पार्क में आइसक्रीम खा वाला दिख गया और वह सर पटक पटक के कहने लगी कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए। मैं भी उसे वहीं पर बैठा दिया और उससे कहा कि यही पर बैठी रहना, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। जैसे ही मैं आइसक्रीम लेने गया और वापस आया तो मेरे होश उड़ गए। मुझे क्या पता था कि मैं आइसक्रीम लेने जाऊंगा और फिर यह सब कुछ हो जाएगा। अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं उसे अपने साथ लेकर जाता। अब मैं बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गया था। जब मैं वापस आया तो वो वहां पर नहीं थी। अब मैं पूरे पार्क में इधर उधर तलाश करने लगा, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली। अब मैं बहुत ज्यादा डरने लगा कि आखिर नेहा गई तो कहाँ गई। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए मुझे बस एक ही चीज का डर था। वैसे भी उसका दिमाग सही नहीं था, लेकिन मेरे मन में बहुत ही अजीब अजीब ख्याल आने लगे, क्योंकि मेरी मम्मी उसकी जिम्मेदारी मुझे देकर बाहर घूमने के लिए भेजी थी। अगर उसे कुछ हो जाए तो मेरी मम्मी भी जीते जी मर जाएगी, क्योंकि नेहा के मम्मी पापा के मरने के बाद बस हम दो लोग थे जो उसकी परवरिश कर सकते थे। हम लोगों से उसकी तस्वीर दिखाकर इसे उनसे पूछने लगे कि अपने लड़की की इधर उधर जाते हुए देखा है, लेकिन वह लोग देख कर कहने लगे कि नहीं, मैं तो नहीं देखा। अब मैं पूरी तरह बहुत ज्यादा घबरा गया था और कम से कम 2 से 4 घंटा हो गया और मुझे ना नहीं मिली। अब मैं रुआसा होकर घर वापस लौटने लगा, तब वह जो मंजर मेरे सामने है उसे देखकर मैं पैरों तले जमीन निकल गई। या देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आखिर ये सब हो क्या गया है? आखिर नेहा ऐसा क्यों खड़ी थी? आखिर इसके साथ क्या हुआ था? मैं तो पूरी तरह से घबरा गया। मैं फौरन इस नेहा के पास गया और उसे पूछने लगा कि नेहा ये सब क्या है? अब नेहा बेचारी, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, उसको क्या पता होगा कि इसके साथ क्या हुआ है। एक औरत उसके पास खड़ी थी। मैंने उससे पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, इसके कपड़े क्यों फटे हैं? और औरत मुझे डांटते हुए कहने लगी कि ये तुम्हारी घर की, जब तुम जानते हो कि इसकी तबीयत ठीक नहीं तो तुम उसको अपने साथ नहीं रख सकते थे। वह औरत मुझे चीख कर डांटने लगी। जो बात बोली उसने तो मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए गए। औरत कहने लगी कि इसके साथ 2 लड़के मिलकर जबरदस्ती किया। वह तो ठीक है कि मैं अचानक से पहुंच गए, वह लोग मुझे देखकर डर के भाग गए, नहीं तो पता नहीं इसके साथ क्या क्या आगे होता है। इस बेचारी को तो ऐसे ही दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसे क्या क्या पता होगा कि इसके साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है या अच्छा हो रहा है। तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे तुम ठीक से रखो। वह औरत मुझे समझाते हुए कहा वहां से निकल गई। अब मैं उसे घर लेकर वापस आया। अपनी माँ से कुछ नहीं कहा, नहीं तो मेरी माँ परेशान हो जाती और मेरे ऊपर से भरोसा भी उठ जाता, क्योंकि मेरी माँ बड़े विश्वास से कहकर भेजी थी कि इसकी पूरी तरीके से ध्यान रखना और मुझे घुमा कर लेके आना। मेरी इस लापरवाही की वजह से उसके साथ बहुत ही गलत हरकत हो गया। अब मुझे नहीं पता था कि वह लोग कौन थे। अब नेहा पहले से और भी ज्यादा मायूस रहने लगी थी। माँ मुझे कहती कि पता नहीं नेहा को क्या हो गया कि वह अचानक से बहुत कोई कोई से रहती है। अब मैं माँ को कैसे बताता कि उसके साथ बहुत ही गलत काम हुआ है। अब मैं यह बात भी किसी से नहीं कह सकता। मैंने माँ से कहा कि इसका वैसे ही तबीयत खराब है, इसलिए वह ज्यादा खोई खोई सी रहती है, धीरे से धीरे ठीक हो जाएगी। एक दिन उसकी तबीयत अचानक से थोड़ा खराब लगा तो मैंने उसे फौरन अस्पताल लेकर चला गया। माँ घर पर नहीं थी, वह किसी काम से बाहर गई थी, इसलिए मैं उसे अकेले ही अस्पताल लेकर चला गया। अब जब अस्पताल पहुंचा तो उसे लेडी डॉक्टर के पास एडमिट कर दिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर निकली और जो बात बोली इससे सुनते ही मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि नेहा के साथ इतना गलत हुआ है। अब मुझे खुद ही बहुत ज्यादा नफरत होने लगी। मैं एक लड़का हूँ, आखिर उसकी देखभाल कैसे नहीं कर सका। डॉक्टर निकाली और कहने लगी
कि एक तो इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसके साथ 5 लोगों ने गलत काम किया है। आखिर तुम लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? उसको तो हालत पहले से ही इतनी खराब है और ऊपर से प्रेग्नेंट हो गई है। अब वह बच्चे को कैसे जन्म देगी? अब तो मैं इस बात को सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब मैं माँ से ये सब बात कैसे कर बता सकता था? इसलिए आखिर मैं कब तक छुपाता? एक ना एक दिन तो माँ को यह सारी बात पता चली जाती। अब मैं सोचते हुए नेहा का हाथ पकड़कर उसे घर वापस ले आ रहा था कि अचानक मेरे फिर हम दोनों एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और नेहा रोड पर बेहोश हो गई। जब होश आया तो और नेहा करीब के पास ही अस्पताल में भर्ती थी। नेहा को भी याद आ गया कि वह मेरे पास आई कहने लगी, भैया मेरी पापा कहाँ है? उन लोगों के साथ क्या हुआ है? तो मैं उसे कहने लगा कि तुम्हारे मम्मी पापा का देहांत हो गया और मैं तुम्हारी मौसी हम तुम्हें घर पर लेकर चले आए। अब हम दोनों घर वापस चले गए और नेहा भी अपने मासी से गले लगाकर चीख चीख कर रोने लगी। मेरी माँ भी उससे समझाते हुए कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मासी हूँ, तुम्हारी माँ के बराबर हो। मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं आने दूंगी, अपनी बेटी की बढ़कर तुम्हें मानूंगी, मैं हूँ, सब ठीक हो रहेगा। दोनों की बातें सुनकर मैं बहुत ही खुश था, लेकिन अचानक से मेरे दिमाग में उसकी प्रेगनेंसी की बात याद आ गई। अब मैं अपनी माँ से कैसे बताऊं कि नेहा के साथ क्या हुआ था? मैं बहुत डरा डरा सा रहने लगा। फिर एक दिन सब अपने अपने कमरे में सो रहे थे कि अचानक से उसकी उल्टी आने की आवाज आने लगी। मैं दौड़ता हुआ उसके पास गया और वह उल्टी कर रही थी। उसे खुद ही नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि जब उसका उदास चला गया था तब उसके साथ यह सब कुछ गलत हुआ था। लेकिन जब अब उसकी याददाश्त आ गई है तो उसे खुद भी नहीं पता कि उसका साथ क्या हुआ था। अब मैं अपनी माँ से कैसे बताऊं कि अब धीरे धीरे 3-4 महीने हो गया था। फिर मैं माँ से फौरन कहने लगा, माँ इसकी शादी कर दो, जितनी जल्दी हो सके हम इसकी शादी कर देते हैं। मेरी माँ मुझे कहने लगी कि अभी तू ये क्या कह रहा है, ये फिलहाल 16 साल की है, अब हम धीरे धीरे इसका रिश्ता तलाशना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं गुस्से से बोला कि माँ इसकी जल्दी शादी कर दो। मैं अपने बेटे की ऐसी बात सुनकर बहुत परेशान हो गई थी। आखिर मेरा बेटा इतनी जल्दी क्यों था कि बोला, बेटा ऐसा क्यों? थोड़ा ना कर देंगे शादी, अच्छे से खानदान में देखेंगे फिर उसकी शादी करेंगे। तो करना जरूरी है, हम पता करेंगे लड़के वाले कैसे हैं, तभी तो इतनी प्यारी सी गुड़िया की शादी करेंगे। मैंने नेहा अपनी बेटी की तरह ही मानती थी, लेकिन फिर अचानक से मुझे याद आया कि मेरा बेटा ऐसी बातें क्यों कर रहा है कि जितनी जल्दी हो सके इसकी शादी कर दो। मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, आखिर क्या बात है, मुझे सच सच बताओ। फिर उसने सारी बातें बताई जो उसके साथ हुआ था, उसके साथ साथ क्या क्या हुआ था। मैं अपना ही वही सर पकड़कर बैठ गई कि अब क्या होगा। मैं और मेरी माँ नेहा के कमरे में चले गए। मेरी माँ उससे प्यार से कहने लगी, बेटा नेहा बेटा, आज से और तुम कहीं बाहर चलते हैं और घूम कर आते हैं, क्योंकि मेरे मन में तो वही विचार था कि मैं ऐसे लेकर जाऊं और इसका ऑपरेशन करवा दूं। मैंने ऐसा ही किया। मैं उसे अच्छे हॉस्पिटल में लेकर गए और लेडी डॉक्टर से सब कुछ बता दिया। उसने भी मेरी मदद की और उसका ऑपरेशन कर दिया। और मैंने पहले ही लेडी डॉक्टर को बता दिया कि सब कुछ मुझे पता ना चले। जब नेहा को होश आया तो पूछने लगी कि मासी मुझे क्या हुआ था। मैं उसे कहने लगी कि तुम खाती पीती नहीं थी ठीक से, इसलिए तुम्हें हल्का सा चक्कर आ गया, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ। अब तुम बिल्कुल ठीक हो और घर वापस चलो। मैं उसे घर लेकर आ गई। अब बस मेरे मन ही में यह ख्याल था कि उसका कोई अच्छे से रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दूं। मैंने अपने रिश्तेदार की इधर उधर फैला दी थी कि कोई अच्छा लड़का हो तो मुझे बता दो, अपनी नेहा बेटी की शादी करनी है। अभी 20 से 24 दिन ही हुए थे कि मेरा पड़ोस में एक औरत मेरे पास आई, कहने लगी कि मेरे रिश्तेदार में एक लड़का है जो बहुत ही अच्छा है, उसने तुम्हारे बेटी नेहा को देखा है, वह बहुत ही खुद मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ आकर बात करूँ कि वह तुम्हारी बेटी शादी करना चाहता है। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गई कि मेरी बेटी की शादी एक बहुत ही अमीर खानदान में हो जाएगी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी बेटी का रिश्ता इधर वो खुद आया है। जिस दिन मैं अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जा रही थी, रास्ते में अपनी बेटी नेहा को देख लिया था। उसी दिन मैं उसे पता किया कि यह लड़की किसके घर की है। जब उसे पता चला कि वह मेरी बेटी है, उसने फौरन नेहा के लिए रिश्ता भिजवा दिया। अब हम लोग बहुत ज्यादा खुश है। जब मेरा बेटा आया तो मैं उसे भी बताऊंगी नेहा की शादी पक्की हो गई। मेरा बेटा बहुत ज्यादा खुश हो गया। अब नेहा के पास गए और उससे कहने लगी कि तुम्हें यह लड़का पसंद? तो कहने लगी, मासी आप मेरी माँ सम्मान, आप जहाँ चाहे वहाँ मेरा रिश्ता पक्का कर सकती हूँ, मैं खुशी खुशी शादी कर लूंगी। मेरी मम्मी पापा के देहांत के बाद आप ही तो सब कुछ हो, आप जो कुछ कहेंगे मैं अच्छे ही होगा। नेहा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में
आंसू बहने लगे और मेरा बेटा मेरे पास आया, कहने लगा कि माँ आप फिक्र ना करें, मैं सारी तैयारी कर दूंगा। मेरे घर पर शादी की चहल पहल होने लगी थी। मेरी बहन नेहा भी दुल्हन बनकर बैठी थी। मैं उसके पास गया और सर पर हाथ फेरा और मेरी आंखों में आंसू भी आ गए। नेहा भी आंखों में आंसू देखकर रोने लगी। मैंने उससे कहा कि पगली तू क्यों रो रही, मुझे तो एक ना एक दिन इससे जाना ही है। हम दोनों गले लगकर रोने लगे। उसके बाद मैं समझते हुए कमरे से बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद बारात आ गई। मेरी बहन की शादी भी हो गई और अपने ससुराल पहुंच गई। फिर इस कुछ दिन बाद नेहा ने घर के कॉल आया। वह कॉल मेरी माँ ने उठाई और जैसी उधर से आवाज आई और मेरी माँ चक्कर खा के गिर गई। मैं तुरंत भागता हुआ माँ के पास गया और पूछने लगा, माँ ऐसा कौन सी बात हो गई जो आप इस तरीके से जमीन पर गिर गई। मेरी माँ घबराते हुए वहीं वापस की सोफे पर बैठ गई और मैं जल्दी से गिलास पानी लेकर आया और माँ को पिलाने लगा और पूछा कि माँ बताओ आखिर ऐसा क्या हुआ जो आप इतना परेशान हो। कहीं मेरी माँ की हालत ऐसी थी कि कुछ कह नहीं पा रही थी। फिर मैंने कहा कि माँ आप रिलैक्स हो जाए, फिर उसके बाद बात करो, बताओ आखिर क्या बात है। फिर मेरी माँ थोड़ी देर बाद कहने लगी, बेटा नेहा के घर से कॉल आया था। वह लोग कह रहे हैं कि नेहा को घर से निकाल देंगे, उसे तलाक दे देंगे। उन्हें पता नहीं कहाँ से सारी बातें पता चल चुकी है। नेहा पहले से ही प्रेग्नेंट थी। अब हम दोनों माँ बेटी फौरन नेहा के ससुराल चले गए। वहां जाकर जो मैंने मंजर सामने था वो सब कुछ हैरान कर देने वाला था। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि बीता पल हम लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि जब मैं उस औरत को देखा तो मेरे होश उड़ गए। आखिर वह औरत इस घर की मेरी बहन के ससुराल में क्या कर रही, कहीं इसने ये तो कुछ नहीं गड़बड़ा कर दिया है और बीते हुए पल के सारे सच्चाई घर में फैला दी। और जब आगे में आवाज आई, बेटे बेटे तुम्हें यहाँ घर मिला था अपने घर के पाप मेरे भतीजे के ऊपर डालने को। अब मैं उसके आगे हाथ जोड़ दिए, कहने लगा कि मैं प्लीज भगवान के लिए चुप हो जाओ, नहीं तो मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन वह औरत तो कहाँ मानने वाली थी। उसने तो पूरे घर में इकट्ठा करके खड़ी की थी और सब कुछ सच सच पहले ही बता चुकी थी। अब मेरी बहन मेरे पास आई, कहने लगी, दीपक भैया सब लोग क्या कह रहे हैं कि मैं और चलन औरत हूँ। आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है जो लोग मेरे ऊपर इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मुझे बहुत भला बुरा कह रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है हुआ है जो मैं मुझे सच सच बताओ। अब मैं पहले सबके सामने हाथ जोड़ दिए और सारी सच्चाई बताने लगी कि कैसे कैसे क्या हुआ था। आज सारी सच्चाई आज सबको पता चल चुकी है और जो औरत मेरी बहन को बचाई थी और वही औरत मेरी बड़ी बहन की बुआ थी। अब मेरी माँ सबके सामने हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगने लगी और कहने लगी कि हालात मजबूर होकर बिना कुछ कहे बिना कुछ बताए हमने यह रिश्ता आप लोगों के घर में कर दिया है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन यह गलती की सजा मेरी बेटी को मत दो। यह तो बेचारी इसको खुद नहीं पता चला कि उसके साथ क्या हुआ था। उस टाइम जो उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी, उसकी बेचारी को तो याद भी नहीं था कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है। मेरी बेटी मेरे पास आई, पूछने लगी कि मासी माँ आखिर क्या हुआ था मेरे साथ, ये लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, क्या सही गलत है, प्लीज मुझे सच सच बता दीजिए। मेरी माँ मुझे कहने लगी, आज जब तू 18 साल की थी अपने भैया के साथ घूमने गई थी तब वहाँ से तुम कहीं और दूसरी तरफ चली गई और फिर अचानक से तुम्हें कुछ लड़कों ने पकड़ लिया और तेरे साथ कुछ गलत हरकत कर दी। यह सब सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। आखिर यह सब कुछ क्या हुआ था। तो वही मेरे पति के जो बुआ थी वही मुझे बचा कर लाई थी। अब 4 से 5 लड़कों ने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया तो अब तो सारी सच्चाई मेरे सामने ही भी आ गई। अब मैं किसी को अपना शक्ल भी नहीं दिखाने के काबिल नहीं थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके एक बार अपने पति के पास गई और उससे कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ कुछ हुआ है। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं ये शादी हरगिज नहीं करती। अगर करती भी तो सबसे पहले मैं सारी बातें बता देती, इसके बाद जो होता सो होता। लेकिन मेरा पति चिल्लाता हुआ कहने लगा कि तुम मेरे नजरों के सामने से दूर हो जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। अब मैं कैसे अपने पति से दूर चली जाऊं, क्योंकि मैं फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी थी। लेकिन फिर भी मैं क्या कर सकती थी, मेरे ससुराल के लोगों को मेरी एक न सुनी और मैं अपनी मासी के और भाई के साथ घर से जाने लगी। फिर अचानक से पीछे से आवाज आई, नेहा रुक जाओ। अपने पति की मुझे ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल तो बैठ गया। मेरे पति मेरे पास आकर कहने लगे कि नेहा मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें इस तरीके से जाने के लिए नहीं कहना चाहिए था, लेकिन तुम खुद जाओ बताओ। अब अचानक से कोई इंसान इतना सब सच सुनेगा तो उसकी दिल पे क्या गुजरेगी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि तुम तो उसे टाइम बहुत मासूम थे और तुम्हारे दिमाग की हालत भी ठीक नहीं थी, लेकिन मुझे
अब उन सब बातों से कोई फर्क न पड़ता। मैं तुम्हें दिल से अपना पत्नी पत्नी मानता हूँ। अब मैं अपने पति पर गिर गई और मैं रोने लगी। मेरे पति मुझे उठाकर अपने सीने से लगा लिया, कहा कि मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं और मेरे पति बुआ के पास गए और उनसे भी कहने लगी कि बुआ मुझे माफ कर दो, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरे पति भी कहने लगे कि हाँ बुआ, जो हुआ अब हम बीते हुए बातों को भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मेरी बुआ की भी आशीर्वाद देते हुए कहने लगी कि तुम लोग हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। अब मेरी मासी माँ और मेरे भैया दोनों लोग अपने घर चले गए और मैं अपने ससुराल में बहुत खुश रहने लगी। मेरे पति भी मुझे बहुत मानते थे। बीते हुए पल को हम सब लोग भूल गए और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।